जो समाज के बीच में सुख दुख में कभी खड़ा नहीं हो सकता है। एक लड़का पैदा हुआ होगा तो कहता होगा मुख्तार अंसारी जी ये सदर के विधायक है, वह जवानी से वो शादीशुदा उसके लड़के पैदा हो गए होंगे तब भी वो विधायक है। ये शर्म की बात है। तो ये वोटर दोषी हैं, न कि वो पार्टियां दोषी हैं। सर्वांगीण विकास ये मंचों की बातें रह गई है। आप कैंपेन चला रहे हैं समाज में घूम घूम कर, तो ये मैसेज जाता है कि लोगों की भावनाएं क्या है, और मैं जो बात बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह चौहान, जो कि सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। भैया, मौजूदा जो राजनीति चल रही है इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इसके प्रचलन से तो संतुष्ट कोई नहीं है, और यहाँ पर तो राजनीति केवल मंचों पर की जाती है। दरअसल राजनीति यहाँ पर जाति व्यवस्था के अनुसार की जा रही है, जिससे बहुत तकलीफ़ होता है। मतदाता भी जाति देखकर वोट करता है। जागरूक जो मतदाता है वो कहता है कि किस जात का पहले वो जाति देखता है और जाति देखकर वोट करता है, ठीक है। और वैसे ही पार्टियां जो हैं जाति देखकर टिकट बांटती हैं, तो उसमें पार्टियां ये देखती है कि कौन से जाति का वोटर अपने समाज के प्रति समर्पित भाव में रहता है या नेता मानता है, तो उनको थोड़ा तवज्जो देती हैं। और जो जातियां, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ पर सदर विधानसभा में, यदि हमारी जातियों का वोट हमको सही ढंग से नहीं पड़ता है तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि यह जातियों के अंदर जातिगत भावनाएं नहीं है। तो इससे ये होगा कि हमारे जाति के कहीं पे भी काम कर रहे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा कायदे से, उनकी सही से भागीदारिता नहीं सुनिश्चित होगी। तो ये जातियों का रोल होता है अपने आप में, तो इससे हम बहुत असंतुष्ट भी रहते हैं। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हैं? राजनीति कैसे क्या होना चाहिए? देखिए, बदलाव की बात की केवल रहती है। कोई बदलाव जो चल रहा है मौजूदा हाल में वो ठीक भी चल रहा है मेरे ख्याल से कुछ, और जहाँ तक है कुछ हद तक मैं संतुष्ट भी हूँ। लेकिन हम लोग नाराज़गी सिर्फ इस बात की है कि सामाजिक हमारे जाति भागीदारी न होने के कारण असंतुष्ट हैं हम लोग। अच्छा, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? बिल्कुल लोकतांत्रिक दल नहीं है। यहाँ राजद तंत्र बना हुआ है सबका। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है, EMI फैक्टर लेकर घूमता रहता है, वह राजा बनकर बैठा है, ठीक है। और वह अपना कैंडिडेट जाति व्यवस्था के अनुसार लोगों को दलों में मिलाना, इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, मिला रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, असंतुष्टि भी चल रही है, भीतरघात भी होगा, बवाल भी होगा, ठीक है। तो एक प्रकार के वो राजा हो गए, और हम लोग प्रजा हैं, वोटर हैं, हम लोग प्रजा हैं। तो लोकतंत्र की धज्जियाँ तो उड़ चुकी है, क्योंकि जिसके पास यहाँ पैसा है, व्यवस्था है, वही सारे लोकतंत्र का मालिक बना हुआ है, और कोई मालिक लोकतंत्र में नहीं है। बस आज़ादी है, खाइए पीजिए काम करिए, इतना बस आज़ादी। हम लाख दावे कर लें, लेकिन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते। चुनाव किसी न किसी भावनात्मक तरीके से लड़े जाते हैं। ऐसे में दोषी आप किसको मानते हैं? वोटर को दोषी मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि वोटर जैसे यहीं सदर विधानसभा की मैं उदाहरण ले लूँ, यहाँ 25 साल से बंद एक अपराधी टाइप का व्यक्ति हैं, मुख्तार अंसारी जी उनका नाम है। पूरा पूर्वांचल नहीं, पूरा देश जानता होगा लगभग। वो 25 साल से विगत बंद हैं, 25 वर्षों से, और उनको वोट हम देते हैं। तो क्या ये वोटर की गलती नहीं है? या ऐसे लोगों को चुन रहे जो समाज के बीच में सुख दुख में कभी खड़ा नहीं हो सकता है। एक लड़का पैदा हुआ होगा तो कहता होगा मुख्तार अंसारी जी ये सदर के विधायक है, वह जवानी से वो शादीशुदा उसके लड़के पैदा हो गए होंगे तब भी वो विधायक है। ये शर्म की बात है। तो ये वोटर दोषी हैं, न कि वो पार्टियां दोषी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सर्वांगीण विकास कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास ये मंचों की बातें रह गई है, और जो भी सरकारें आते हैं अपने हिसाब से सुधार करने का बार बार प्रयास करती हैं। और जैसे अभी कोरोना का काल चला है तो उसमें जो सरकार मौजूदा थी उसने बहुत कॉपरेट किया है देश के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है।
और ऐसे शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो मंच पर बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब वो लोग चुनाव जीत कर अपनी सरकार गठन कर लेते हैं तो सारे मुद्दे भुला जाते हैं और इनको मजदूर याद आते हैं। जब वोट आता है, जब चुनाव आता है तो इनको मजदूर याद आते हैं, क्या नाम से ये शिक्षा याद आती है, स्वास्थ्य याद आता है, छात्रवृत्ति याद आती है, आरक्षण याद आता है। उसके बाद सब खो जाते हैं, अपने मस्त हो जाते हैं लोकतंत्र में। असंतुष्ट होकर वोट देना और सपने पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसे में जनता सरकार बदल भी देती है, लेकिन जनता के जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या करे जनता? देखिए, जनता के सपना कोई पूरा नहीं कर पाएगा। और मैं देखा हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि एक आदमी का एक काम करिए तो दूसरा काम की उम्मीद कर बैठता है, ठीक है। तो जनता कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। और यहाँ पर इतनी घूसखोरी है, इतनी मतलब दुर्व्यवस्था है प्रशासन भी, किसी भी सरकार की। ये मैं नहीं कह रहा किसी सरकार, सब सरकार की हाल यही है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि मायावती की सरकार में कुछ राहत मिला करती थी जनता को, और मायावती की सरकार ठीक रही है पहले ज़माने में, और ये सरकारें बहुत ठीक नहीं है। क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? और युवाओं को नेतृत्व दे देंगे तो, पूरा नेतृत्व दे देंगे तो खराब भी हो सकता है, क्योंकि अनुभवी लोग का लोकतंत्र में, राजनीति में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब सारे युवाओं को सारी व्यवस्था दी जाए तो ये गड़बड़ है। जैसे देख लीजिए, अखिलेश यादव जी को नेतृत्व दिया गया, उन्होंने अपने पिताजी का भी बात नहीं माना। वो खुद रो रहे थे कि जो अपने बाप का नहीं हो तो, जो अपने बाप का नहीं हो तो किसी का कैसे हो सकता है। चाचा को उन्होंने भगा दिया, उनको मजबूरी बन गई, पार्टी बना लिए बेचारे। फिर किसी तरह पारिवारिक मैनेज हुआ तो आपस में जाके ये लोग मिले। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। इस पे तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण की रही बात तो आरक्षण में, आरक्षण पहले उन जातियों को दिया गया था देश के अंदर, तो आरक्षण की एक क्राइटेरिया थी कि 10 साल के लिए आरक्षण इस वर्ग को दिया जाए ताकि इस वर्ग का विकास हो जाए। तो सर्वप्रथम एससी वर्ग में आने वाली जातियों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन लोकतंत्र में वोट की राजनीति के चक्कर में कोई इस पे पहल नहीं किया। यह आरक्षण आजीवन बपौती बन गया। उसके बाद ओबीसी का भी आरक्षण मार काट के लोगों ने लागू कराया। इसमें बहुत सी ओबीसी की राजपूत जातियां भी हैं। इसमें राजपूत जातियों को भी ओबीसी वर्ग, जैसे लोनिया चौहान या एक राजपूत वर्ग का है, ठीक है, इसको भी ओबीसी का लाभ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी ब्राह्मणों और राजपूतों की जातियां ओबीसी वर्ग में रखी गई हैं, और ये सारे जातियों को आरक्षण उनके आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक स्थितियों पर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये सारे लोग बपौती बना रखे हैं इसको, जबकि ये नियम का बना है, कानून है इसमें कि ये 10 साल के अंदर जो जातियाँ विकास कर ली उनको इस क्राइटेरिया से बाहर कर देना चाहिए। जैसे यादव है, उसने पूर्ण विकास कर लिया, उसको इस क्राइटेरिया से बाहर करना चाहिए। आपका बाइलाज बोलता है, आपका कानून बोलता है, लेकिन वोट के चक्कर में सभी नेता इस पे, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। हाँ, इसीलिए आरक्षण का झगड़ा होता है। अब रही बात आपके इस का नाम है धार्मिक वाले पे, तो धार्मिक, देखिए, धार्मिक इस देश के अंदर हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आस्था होती है, उससे खिलवाड़ किसी धर्म के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। चाहे मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम धर्म के प्रति मेरा खिलवाड़ मजाक नहीं होना चाहिए। आप मुस्लिम हैं तो हिंदू धर्म के खिलाफ आपका कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए। और वो लोग पैदा करते हैं जिनको राजनीति करता है। अनपढ़ गवार हिंदू, अनपढ़ गवार हिंदू के हिंदू की भाषा बताई जाती है, और जो इसमें शिक्षित वर्ग है उसकी मलाई खाता है, ये मारे जाते हैं। ये हिंदू जो अनपढ़ गवार ओबीसी हिंदू है, मलाई काट रहे बड़े लोग, मारे जा रहे तो हिंदू के नाम पर। मुस्लिम वर्ग में यही है, मुस्लिम वर्ग के नेता जो करते हैं, ये राजनीति करते हैं, तो ये जो अशिक्षित मुस्लिम वर्ग है वो फटाक से धर्म में, उन्माद में आ जाता है, लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। नुकसान इन लोग को होता है, और जो पैदा करते हैं इनका कोई नुकसान नहीं होता है, चाहे वो हिंदू धर्म के नेता बड़े हों चाहे मुस्लिम धर्म के नेता। और धर्म के नाम पर इसीलिए राजनीति करते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा अशिक्षित हैं,
अभी देश के अंदर बहुत ज़्यादा साक्षरता चल रहा है, अशिक्षित लोग हैं और ये धर्म के प्रति आस्था ज़्यादा रखते हैं, इसलिए भड़काते हैं, इनको आपस में लड़ाते हैं, इसलिए धर्म की राजनीति होती है और आरक्षण की राजनीति होती है। अच्छा, आईपा जो संस्था है, एसोसिएशन है, इसके सवालों से आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट है। आपका सवाल ज़मीनी है और होना भी चाहिए, और आप कैंपेन चला रहे हैं समाज में घूम घूम कर, तो ये मैसेज जाता है कि लोगों की भावनाएं क्या है। और मैं जो बात बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। जो भी बात बोला मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो मुझे अनुभव है, जहाँ तक मेरी उम्र है लगभग 38 साल, तो मेरा जो अनुभव है मैंने अपने अनुभव का बताया है। धन्यवाद। ये थे अमर साथ चौहान जी, जो कि लगातार जो है आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मैं उसे आसिफ रिजवी, आईपा।